गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए हम सभी सेशन को शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्ते, प्रणाम सभी को। और सभी एक बार जल्दी से यहाँ पर बच्चों कमेंट कर देना, ऑडियो और वीडियो अगर ठीक है तो फटाफट से कमेंट करो, ठीक है। और सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर आप सभी एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और साथ में बैच भी 9 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो जो बच्चे एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही दिग्गज लोगों के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्शन दी जाएगी, गाइडेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि देहरादून में ऑफलाइन बैचेस हमारा शुरू हो रहा है, जिसमें हम सभी एनडीए, सीडीएस और एफ कैट, एसएसबी इन सभी की यहाँ पर तैयारी करवाएंगे, ठीक है। और साथ में आपको यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यह बैच बहुत जल्दी आ रहा है, तो उत्तराखंड के बच्चों के लिए ये बहुत ही शानदार सुअवसर है कि आप सभी खान ग्लोबल स्टडीज से अपना पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपना सपना साकार कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के लिए एनडीए सीडीएस का एक क्रैश कोर्स भी आ रहा है और जो क्रैश कोर्स आ रहा है बहुत ही जल्दी आएगा। उम्मीद करते हैं कि 16-17 तारीख से यह बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा और आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ ही हमारा आया है निस्तार बैच। निस्तार बैच की अगर हम बात करें तो एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी इन सभी के लिए यह कोर्स है, ठीक है। तो आप सभी निस्तार बैच भी ज्वाइन हमारे एप्लीकेशन से कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी, हम जैसे कि आप सभी ने खान ग्लोबल स्टडीज जो हमारी एप्लीकेशन है उसको गूगल प्ले स्टोर से आप सभी ने डाउनलोड तो किया ही होगा, तो अपने साथ के सभी बच्चों को भी ये जरूर बताना। साथ में ही जो बच्चे एप्पल यानी आईफोन वगैरह चलाते हैं उनके लिए भी अब सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक, हमारी वेबसाइट भी बनी हुई है, ठीक है। साथ में आप टेलीग्राम चैनल और साथ में आप एक्स, जिसको हम पहले ट्विटर कहते थे, फोन और इंस्टाग्राम सबसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट यहाँ पर। नमस्ते बेटा, सभी को नमस्ते, प्रणाम सभी को। और आज हम सभी यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? ठीक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग। और आज हम सभी बात करेंगे यहाँ पर कि जो मेल और फीमेल होते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं, हम सभी मानव होते हैं, हम में किस तरीके से जनन होता है, हम में किस तरीके से प्रजनन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपको जैसे कि कल की क्लास में मैंने बताया था कि जब कभी भी हम लोग ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, मानवों के बारे में बात करेंगे, तो मानवों में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है बेटा? लैंगिक जनन होता है, ठीक है। कल की क्लास में भी मैंने समझाया था, एक बार फिर से बता देती हूँ कि हम सभी में होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हमें पेरेंट चाहिए, यहाँ पर हमें हमारे माता पिता चाहिए, यानी एक माता और एक पिता चाहिए, ठीक है। यानी एक स्त्री और एक पुरुष की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो जब हम स्त्री और पुरुष के बारे में बात करते हैं, माता और पिता के बारे में बात करते हैं, दो अलग अलग लोग हमें चाहिए और उनका लिंग भी अलग अलग होना चाहिए, मतलब एक मेल एक फीमेल, एक स्त्री एक पुरुष यहाँ पर होना चाहिए। और जब उनके बीच में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, जब उनके बीच में यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होगी और उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर कोई भी बेबी अगर उत्पन्न होता है तो उसी को हम सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कहते हैं, लैंगिक जनन हम उसे यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक मदर है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर मदर है, यानी कि माता हमारे पास है, ठीक है। तो ये कौन हो गए यहाँ पर? माता, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर पिता है, ठीक है। क्या है हमारे पास? यहाँ पर पिता है, यानी फादर हमारे पास यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास माता है, ठीक है। अब माता की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम सभी को यह बात यहाँ पर पता होगी कि जो हमारा यहाँ पर माता होती है उनके पास क्या होता है, यहाँ पर एग होता है, यानी कि ओवम होता है, जिसको हम सभी किस नाम से जानते हैं? डिंब के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम पिता के बारे में बात करते हैं तो पिता के पास क्या होता है, यहाँ पे स्पर्म होता है, यानी कि शुक्राणु यहाँ पर होता है,
ये बात आप सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आप सभी को यह भी पता होगा कि अगर हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवम यानी डिंब के बारे में, तो यहाँ पर सिर्फ कितने गुणसूत्र मिलेंगे आपको? सिर्फ 23 गुणसूत्र मिलेंगे। कितने गुणसूत्र मिलेंगे यहाँ पर? सिर्फ आपको 23 क्रोमोसोम ही यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। और जब कभी भी हम बात करते हैं डिंब और शुक्राणु यानी ओवम और स्पर्म का मिलन यहाँ पर होता है, तो कौन सी प्रोसेस यहाँ पर होती है? तो आंसर करना है कि फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन होता है। ये दिख रहा है अच्छे से? ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है। और हिंदी में इसको हम सभी कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं बेटा? निषेचन यहाँ पर होता है। क्या हो रहा है? निषेचन यहाँ पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यह ध्यान में रखना है कि जब निषेचन होता है उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जिसको हम सभी किस नाम से जानते हैं? युग्मनज के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और यहाँ पर जो गुणसूत्र होगा वह कितना होगा? 46 यहाँ पर होगा। यानी अगर आप इसको देखें तो आपको यह यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि 23 गुणसूत्र इसको माता से मिलता है और 23 गुणसूत्र इसको पिता से मिलता है। और इसी वजह से जब हम किसी भी जाइगोट के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी भी यहाँ पर युग्मनज के बारे में बात करते हैं, तो उसके पास कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी बेबी है, अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर है, तो जो बच्चा होता है ना, उसके पास दोनों के लक्षण होते हैं, माता के भी लक्षण होते हैं और पिता के भी लक्षण होते हैं, ठीक है। दोनों के लक्षण होते हैं, माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि 46 गुणसूत्र आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है बच्चों। यहां तक समझ आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब फिर जब जाइगोट की हम यहाँ पर बात करते हैं तो जाइगोट में बहुत सारा यहाँ पर डिवीजन होता है, बहुत सारा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत सारा डिवीजन होने के बाद यहाँ पर क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। यानी क्या बन जाता है? हमारा एम्ब्रियो यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। और फिर यही जो एम्ब्रियो होता है यह आगे जाकर के बेबी बनता है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? मैम हमें क्रैश कोर्स की नीड है क्या? बेटा देखो, जो क्रैश कोर्स हमारा रहेगा उसमें हम सभी प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप सभी थ्योरी क्लासेस अच्छे से कर लेते हैं और आपको यह लगता है कि नहीं मैं यहाँ से कर सकता हूँ, तो मत खरीदिए। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि नहीं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन करना है, तो आप सभी क्रैश कोर्स ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ओके बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं इसके आगे हम सभी, ठीक। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले पहले नंबर पर कि जो भी यहाँ पर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यौन प्रजनन होता है, और उसके बाद सबसे पहले हम सभी शुरुआत करेंगे यहाँ पर पुरुष जनन अंग से। किससे शुरुआत करेंगे हम सभी? यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। तो चलो शुरू करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हिंदी में इसको हम सभी कहेंगे नर जनन अंग, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। अब नर जनन तंत्र की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप सभी को यह समझना पड़ेगा कि यह क्या है। नर जनन तंत्र की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यह क्या है, ठीक है। तो जब आप नर जनन अंग के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको अलग अलग तरह के अंग यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो सभी मिलकर के रिप्रोडक्शन में यहाँ पर मदद करते हैं। जो सभी तरह के जितने भी अंग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये सभी मिलकर के रिप्रोडक्शन में यहाँ पर मदद करते हैं, ठीक है। बच्चों पहले थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद फिर क्या करेंगे? बातें करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग पढ़ लो, नहीं तो ऐसा होगा कि क्लास भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है, क्लास भी डिस्टर्ब होगी। तो इसीलिए पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम होता है, जो भी आपको पूछना है, वो आप सभी यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर पर कि अगर आप किसी भी जनन तंत्र के बारे में बात करते हैं तो जनन तंत्र आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखाई देता है। तो एक बार मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से यहाँ पे समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम सभी बात करेंगे, काम करती हूँ, बना ही देती हूँ, ठीक है। मैम क्या यह बनाने की जरूरत है?
बेटा अगर आपको मन करे तो आप सभी बना सकते हैं, अगर मन ना करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पीडीएफ पे आप सभी को यह बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। चलो मैं बना देती हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले नंबर पर, ठीक, पहले नंबर पर इस तरह से आपको बनाना है, फिर ऐसे बनाना है, फिर ऐसे बनाना है, और फिर ऐसे बना के ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा इस तरीके से, फिर यहाँ पर एक गोलाकार आकृति, फिर यहाँ पर एक गोलाकार आकृति, फिर यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और फिर इसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, हम्म, चलो हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यह कुछ इस तरह की संरचना यहाँ पर हमें दिखाई देगी, इस तरह से। ठीक है। अब देखो बच्चा, इसको हम सभी यहाँ पर क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे, ठीक है। लेबलिंग यहाँ पर करेंगे, नहीं चित्र नहीं देगा आपके एग्जाम में कि भाई ये बताओ कि चित्र का नाम लिखो, ऐसा नहीं देगा। आप लोग नीट की तैयारी नहीं कर रहे हो, रिलैक्स। चलो तो एक एक करके इसका हम सभी नाम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले पहले नंबर पर जो यह वाला भाग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ठीक है। ये वाला जो भाग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इसे हम सभी क्या कहते हैं, पीनस कहते हैं, और हिंदी में इसे हम सभी शिश्न कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, शिश्न कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर इसके अंदर जो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है। इस वाले भाग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस वाले भाग को हम सभी यहाँ पर कहते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, और हिंदी में इसको हम सभी कहते हैं मूत्र मार्ग। क्या कह रहे हैं, मूत्र मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है, नेक्स्ट आपका आता है ये वाला भाग, ये जो पाइपलाइन से आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर ये जो पाइपलाइन से आपको दिखाई दे रही है, एक ऐसे आ रही है, यहाँ पे जुड़ रही है, और दूसरी आ रही है वो भी यहाँ पर जुड़ रही है, ठीक है। ये जो पाइपलाइन से आपको दिखाई दे रही है, इसे हम सभी कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं इसे हम सभी, वास डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो यहां पर पॉइंट आएगा, ये वाला भाग और ये वाला भाग, यानी एक ये वाला भाग और दूसरा ये वाला भाग, इसको हम सभी किस नाम से यहां पर जानेंगे, इसे हम कहेंगे टेस्टिस, यानी कि वृषण, ठीक है। और जो वृषण होता है जिस पॉकेट में रहता है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है। वृषण जिस पॉकेट में रहता है उसे हम सभी कहते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम, ठीक, ओके। नेक्स्ट जो हमारा ये वाला भाग यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इसे हम सभी कहते हैं कॉपर ग्लैंड। इसे हम सभी यहां पर क्या कहते हैं, काउपर ग्लैंड, सॉरी काउपर ग्लैंड नहीं, ये तो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड,
इसे हम सभी कहते हैं प्रोस्थेट ग्लैंड, प्रोस्थेट ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद ये जो बड़ा सा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ा सा भाग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे हम सभी कहते हैं सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद यहां पर आपको एक और छोटी सी ग्रंथि दिखाई देती है, और इस छोटी सी ग्रंथि को हम सभी किस नाम से जानते हैं, तो लिखना, इसे हम सभी कहते हैं काउपर ग्लैंड, ग्लैंड्स, काउपर ग्रंथियां। ठीक है, चलो, जो बच्चे बना रहे थे वो अच्छे से बना चुके होंगे। ओके, चलो अब इसको एक एक करके यहाँ पे समझना शुरू करो। सबसे पहले, अगर आप यहाँ पे डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों, ओके। ये जो वैभव पांडे नाम का जो लड़का है, ये जो कह रहा है कि हम स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं सोचे, मेरी भावना अनुग्रह दाता गणेश जी से है कि आप नवी चिंतन हो। देखो वैभव पांडे, मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहली चीज कि कल भी आपने ना बहुत कुछ, मतलब यहाँ पे जो लिखा था, उसके बाद मैंने आपको मजाक मजाक में कुछ चीजें बोली थी। तो ये जो ये जो एक सेकंड रहने देना, ये जो वैभव पांडे है, इन्होंने पता है क्या काम किया था, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है। ठीक है, और वो मैसेज मैं अभी यहाँ पे किसी बच्चे के सामने नहीं बोलूंगी, पर सभी बच्चे समझ सकते हैं कि इन्होंने मुझे क्या मैसेज किया होगा। ठीक है, तो कल मैंने इन बच्चे को बोला था कि तुम अपनी एक फोटो भेजना, उसमें हम माला चढ़ाएंगे, तुम्हारी आरती उतारेंगे, इस तरह से मैंने बोला था। वो मैंने क्यों बोला था कि मजाक मजाक में बच्चे को ये समझ आए कि हमें ये चीज नहीं बोलनी है। ठीक है, दूसरी तरफ अमन नाम का एक लड़का था, उसने कहा कि मैम ऐसा तो मरने वालों के साथ करते हैं। तो भी मैंने मजाक मजाक में बोला था कि बेटा तुम लोग निगेटिव ही क्यों सोचते हो, हम किसी को अगर आदर सम्मान देते हैं तो उसको भी फूल माला पहनाते हैं। सोचो, तो हो सकता है कि वैभव पांडे जी कुछ और सी समझ रहे हो। तो पांडे जी, आपको एक बात मैं बताती हूँ कि बेटा जो तुम्हारी ये हरकतें हैं ना, ये जो हरकतें जो तुम्हारी हैं, ये एक एनडीए एस्पिरेंट की तो बिल्कुल नहीं है। बाकी तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तुमको अपनी तरफ से एक बात यहाँ पर कह रही हूँ कि जितनी देर तुमने मेरी आईडी ढूंढने में लगाई, जितने दिन तुमने मेरे को यहाँ पर कमेंट में कॉशन, सावधान, ये वो इस तरह के जो आपने मुझे मैसेज किए, उससे बेहतर है कि आप अगर एक चैप्टर पढ़ लेते, आपका सिलेक्शन हो जाता, और मैं ही आपको मिठाई खिलाती, और मैं ही आपका फोटो लगाती अपने इंस्टाग्राम आईडी पे, फेसबुक पे, अपने साथ में। तो बच्चों यहाँ पर ना आप एक चीज समझो कि अगर हम टीचर्स आपको इस तरह से बात बोलते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको आहत करना चाहते हैं। इसका ये मतलब है कि मजाक मजाक में हम सभी आपको ये बताना चाहते हैं कि ये चीज सही नहीं है। अब अगर तुम सामने यहाँ पर होते तो डेस्क के ऊपर मुर्गा बनाती, मुर्गा के ऊपर 2 डस्टर रखती, उसके ऊपर एक पुस्तक रखती, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो आप कह रहे हो ना कि हम स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं सोचते, बेटा तुमने क्या सोचा क्या नहीं सोचा उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो तुमने काम किया है, जो तुमने कार्य किया है, ये किसी एस्पिरेंट के तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी भाई तुम्हारी मर्जी है इसमें। नहीं नहीं बेटा, इसमें माता पिता का कोई बात नहीं। माता पिता हमेशा अपने बच्चों को अच्छा ही बताते हैं, अच्छा ही संस्कार देते हैं। माता पिता की इसमें कोई गलती नहीं होती है, इसमें यही है। ठीक है, देश काल के वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इस लड़के को क्यों ना ब्लॉक कर दिया जाए, क्या कहते हैं, है ना। इसका जो मानव अधिकार की सीमा में उचित नहीं। बेटा ज्यादा पॉलिटी आ रही है तेरे को, है वैभव पांडे। ये अभी भी लिख रहा है देश काल को देख के वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मर्यादा का अतिक्रमण मानवाधिकार की सीमा में उचित नहीं है। बेटा तुम अब हिंदी लिटरेचर करो, डिफेंस तुम्हारे बस की नहीं है। सच बात तो ये है, इसको ब्लॉक करो, मेरे कोर्स में ये दिखना नहीं चाहिए। चलो हो गया, उसका टाटा बाय बाय हो गया। बताओ ये है देश के भविष्य। अब आप सोचो, गजब हाल है। अभी भी उसको अपनी गलती का एहसास नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके।
ऐसे बच्चों के लिए खान सर ही बेस्ट है, जब अच्छे से बेइज्जती करते हैं तभी इसको समझ आता है ऐसे लोगों को। चलो ठीक है, इन सबको छोड़ो, ऐसा होता रहता है, ठीक है। अब टाटा बाय बाय गया हो गया उसका, चलो छोड़ो उसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर पर, ठीक है। पहले नंबर पर सबसे पहले पॉलिटिशियन बनेगा। बेटा पॉलिटिशियन बनने के लिए भी ना एक हुनर चाहिए जो नहीं है, बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और जिस तरह की वो हिंदी लिख रहा है, वो गूगल ट्रांसलेट कर रहा है, या वो अपने आप को पंडित जी बता रहा है, डोंट नो, पर जो भी है भाई उसी को मुबारक, रहने दो रहने दो, चलो छोड़ो, ठीक है। चलो ओके ओके, रिलैक्स, खत्म खत्म, चल ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पुरुष जनन अंग के बारे में, ठीक है। तो जो पुरुष जनन अंग यहाँ पर होता है वह इस तरह से आपको अलग अलग ग्रंथियां और अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स आपको अंग यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको यह यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह किस तरह से काम करते हैं। चलो इसको हम सभी यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले पहले नंबर पर जो सबसे प्राथमिक प्रजनन अंग होता है वह कौन सा होता है? तो आंसर करना, टेस्टिस होता है। कौन सा होगा? टेस्टिस होता है। और टेस्टिस की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, वृषण की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, तो जो वृषण होता है, जो टेस्टिस होता है, वह क्या है? एक प्राथमिक प्रजनन अंग है, ठीक है। एक प्राथमिक प्रजनन अंग यहाँ पर है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वृषण के बारे में, तो जो वृषण होता है वह क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। यानी अगर आप उसको देखो तो यह शुक्राणु का निर्माण यहाँ पर करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्क्रोटम के बारे में। ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये क्या है? स्क्रोटम। स्क्रोटम की अगर आप बात करते हो तो स्क्रोटम को हम सभी स्क्रोटम ही कहते हैं, पर किसी किसी पुस्तक में हिंदी की अगर आप बात करें तो हिंदी में लिखा हुआ होता है अंडकोश, ठीक है। तो अगर कभी अंडकोश भी लिखा हो तो घबराने वाली बात नहीं है, स्क्रोटम को ही अंडकोश हम यहाँ पर कहेंगे, ठीक। तो जो भी यहाँ पर वृषण होता है, जो भी यहाँ पर टेस्टिस होता है, वो कहाँ पर पाया जाता है? स्क्रोटम में यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। अब स्क्रोटम क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, स्क्रोटम एक थैली की तरह होता है, एक पाउच की तरह यहाँ पर होता है, जिसके अंदर टेस्टिस सुरक्षित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अब जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको टेस्टिस भी पढ़ाया था एंडोक्राइन सिस्टम में, तो समझाया था कि जो टेस्टिस होते हैं वह हमारे शरीर में नहीं होते, वो हमारे शरीर के बाहर की ओर पाए जाते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो टेस्टिस क्या होगा? एक थैली में होगा जिसका नाम है स्क्रोटम, और लोअर एब्डोमेन यानी कि निचला जो पेट होता है ना, उसके बाहर की ओर एक थैली में यह पाया जाता है। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वह कितना है? 37 डिग्री है, ठीक है। और स्पर्म बनाने की अगर हम बात करते हैं तो स्पर्म बनाने में हमको थोड़ा कम तापमान की जरूरत है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यह ध्यान में रखना है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37, तो उससे लगभग हमें 2 डिग्री 2.5 डिग्री कम का तापमान चाहिए होता है, लगभग 2 डिग्री कम का तापमान यहाँ पर चाहिए होता है, ठीक है। जब 2 डिग्री हमें कम का तापमान चाहिए, इसका मतलब 37 डिग्री के आसपास का तापमान हमें स्पर्म बनाने के लिए चाहिए होता है। और इसी वजह से जो टेस्टिस होता है वह स्क्रोटम में पाया जाता है, बाहर की तरफ दिखाई यह देता है, ठीक है। डन यहाँ तक? ओके। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा मैं अभी बताऊंगी अनूप, थोड़ा सा रुक जाओ अभी, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब हम यहाँ पर टेस्टिस को देखते हैं, स्पर्म यहाँ पर बन रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से बन रहा है स्पर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैम इसका संख्या क्या होगी? बेटे संख्या की अगर आप बात करें तो आप कई हजारों की संख्या में ये बनते हैं, ठीक है। और जब इजेक्यूलेशन होता है तो कई हजार की संख्या में यह निकलते हैं, ठीक है। तो उसको हम सभी बाद में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब यहाँ पर शुक्राणु बनता है, जब यहाँ पर स्पर्म बनता है, तो अभी जो स्पर्म है ना वो मैच्योर नहीं हुआ, अभी वो परिपक्व नहीं हुआ है, बस वो अभी यहाँ पर बन गया है, अभी वो यहाँ पर बस बन गया है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। जब स्पर्म यहाँ पर बन जाता है तो स्पर्म यहाँ से स्क्रोटम से बाहर निकलता है, स्क्रोटम से एक नली के माध्यम से बाहर निकलता है। और जब एक नली के माध्यम से यह बाहर निकलता है तो इसे हम सभी क्या कहते हैं? तो आंसर करना, वास डिफरेंस कहते हैं,
क्या कहते हैं बेटा, वास्ट डिफरेंस कहते हैं। तो अगर आपसे कभी यह प्रश्न पूछा जाए कि भाई यह बताओ कि जो टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है वह ऊपर की तरफ किसके माध्यम से निकलेगा, स्क्रोटम से बाहर किस नली के माध्यम से, किस डक्ट के माध्यम से जाएगा, तो आंसर क्या करना है, वास्ट डिफरेंस के माध्यम से यहां पर यह निकलता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, एक बात और मैं आपको बताती हूं कि जैसे कितना समय लगता होगा, दिमाग में आ रहा होगा ना कि मैम यह बताइए कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए, ये पूरा शुक्राणु बनने के लिए कितना समय यहाँ पर लगता होगा। तो मैं आपको बता दूं 64 डेज। कितना लगता है, 64 डेज का समय यहाँ पर लगता है। कभी कभी 72 डेज का भी लगता है, पर 64 डेज इनफ है। ठीक है, 64 डेज का समय यहाँ पर लगता है। तो जब आप यह बताएंगे कि जो टेस्टिस होता है, ठीक है, जो वृषण होता है, यहाँ पर क्या बना, शुक्राणु बना, शुक्राणु बना और शुक्राणु बन के वह ऊपर गया वास्ट डिफरेंस के माध्यम से, और कहां पर पहुंचा, ये जो बड़ा सा भाग दिख रहा है ना, ये जो बड़ा सा भाग दिख रहा है, इसको हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल। ठीक, अब ये जो सेमिनल वेसिकल होता है, इनकी संख्या होती है 2, एक इस तरफ एक इस तरफ, मतलब एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं काउपर ग्लैंड के बारे में, तो ये भी संख्या में 2 होते हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है, जो संख्या में सिर्फ 1 होती है, और ये तीनों मिलकर के, काउपर, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट, ये सब कुछ मिलकर के एक द्रव्य निकालती है, एक फ्लूइड यहाँ पर निकालती है। और ये जो द्रव्य यहाँ पर निकलता है, यह जो फ्लूइड यहाँ पर निकलता है, इसी को ही हम सभी किस नाम से जानते हैं, सीमेन के नाम से जानते हैं, यानी वीर्य के नाम से हम सभी इसे यहाँ पर जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वीर्य के नाम से इसे हम सभी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा कि कल की क्लास में मैंने आपको वीर्य यानी सेमेन के बारे में बताया था, है ना। यह क्या होता है, व्हाइट कलर का, क्रीमिश कलर का एक द्रव्य पदार्थ होता है, जिसके अंदर बहुत सारी संख्या में, कई हजारों की संख्या में क्या बनता है, तो आंसर करना कि आपको दिखाई देगा यहाँ पर स्पर्म। और स्पर्म जो होता है वह मैच्योर कैसे होगा, वह परिपक्व यहाँ पर कैसे होगा, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्टिव कैसे होगा, तभी एक्टिव होगा जब उसको मिलेगा सीमेन। क्या मिलेगा बेटा, उसको सीमेन यहाँ पर मिलेगा, जब उसको वीर्य यहाँ पर मिलेगा। और मैंने आपको बताया था ना कि वीर्य में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसका नाम है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज बहुत ज्यादा पाया जाता है, और इसीलिए आप सभी क्या देखेंगे कि जो यहाँ पर जाकर के सेमिनल वेसिकल में जाकर के यह क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर जाकर के एकदम मैच्योर हो चुका है, क्योंकि इसको क्या मिल गया, यहाँ पर सीमेन, वीर्य यहाँ पर इसको मिल गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पर ना कुछ बच्चे जैसे पूछ रहे हैं कि मैम 64 में स्पर्म बनता है, ये क्लियर नहीं हुआ, क्यों क्यों नहीं क्लियर हुआ अमन, अंकित क्या हो गया बताओ। तो बच्चों यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर आप देखते हो 64 डेज में स्पर्म बनेगा, इसका यह मतलब है, अभी मैं आपको बताऊंगी स्पर्म कैसे बनता है, रुक जाओ। ठीक है, तो उसमें आप क्या देखोगे कि ऐसा नहीं है कि 64 डेज तक बना और फिर जब वो मर गया या खत्म हो गया या उसका यूज कर लिया गया तो फिर खाली पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यह मतलब है कि हर दूसरे दिन यहाँ पर स्पर्म बन रहा है। जैसे कि समझो, जैसे मान लो ये स्पर्मगोनिया है, स्पर्मगोनिया मतलब एक ऐसी कोशिका जो स्पर्म बनाएगा, तो इसने क्या किया, पहले दिन यहाँ पर स्पर्म बनाना शुरू किया। इसी तरह से दूसरा स्पर्मेटोगोनिया है, यह क्या करेगा, यहाँ पर फिर एक स्पर्म यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो होगा वो फिर एक स्पर्म यहाँ पर बनाएगा। तो अगर मान लो पहला वाला स्पर्म यूज हो गया, तब तक दूसरा वाला स्पर्म बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, तीसरा स्पर्म बन के तैयार हो जाएगा, चौथा स्पर्म बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होगा कि स्पर्म की कमी हो गई, यहाँ पे हर दिन आपका स्पर्म बन रहा है और हर दिन उसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले हिस्से में आप देखेंगे कि जो स्पर्म होता है वो बहुत ही अच्छे से बन चुका है। अब जब बन चुका है तो जब किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनेगा, जब किसी के साथ शारीरिक संबंध यहाँ पर बनेगा, तो फिर यहीं पर ये जो नली दिख रही है आपको, ये जो नली दिख रही है आपको यहाँ पर, इसे हम सभी कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं बेटा इसे, ये वाली जो नली दिख रही है ना, ये वाली नली, इसे हम सभी क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब होता है मूत्र मार्ग। क्या होता है, मूत्र मार्ग। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर आप किसी मेल बॉडी के बारे में बात करते हैं, अगर आप किसी पुरुष के बारे में बात करते हैं, तो पुरुष में जो
सीमेन निकल रहा है, यानी शुक्राणु जिस भाग से निकल रहा है उसी भाग से उसका मूत्र भी निकल रहा होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां से भी प्रश्न आया हुआ है कि अगर आप पूछा है कि ऐसे ऑर्गन का नाम बताओ, ऐसे यहां पर एक भाग का नाम बताओ जहां से सीमेन यानी कि वीर्य और मूत्र दोनों एक साथ निकल सकते हैं, मतलब एक साथ मतलब एक रास्ते से यहां पर निकलते हैं, तो उसका क्या आंसर बनेगा यहाँ पर? मूत्र मार्ग। क्या आंसर यहाँ पर बनेगा? यहाँ पर मूत्र मार्ग। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों यहाँ पर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जो ऊपर का हिस्सा आपको दिखाई देता है, ठीक है, सबसे ऊपर का जो हिस्सा दिखाई देता है उसे हम सभी कहते हैं शीशन। ठीक है, इसका यह मतलब है कि यह सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि अगर आप किसी के साथ लैंगिक संबंध बना रहे हैं तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं जेनाइटल पार्ट। जेनाइटल पार्ट का क्या मतलब हो गया? जिसको हम सभी कहेंगे यहाँ पर लैंगिक अंग, या जिसको हम सभी कहते हैं गुप्तांग, जननांग, है ना, ऐसे अलग अलग नामों से हम इसे यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? मैम ज्यादा स्पर्म निकलने से क्या कैंसर होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ, चुपचाप करके सुन लो, ठीक है, और पढ़ाई पे ध्यान दो। बच्चों सबसे पहले मैंने बताया शांत, सब कुछ तुम्हारे जितनी भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन मिलेगा, अभी चुप हो जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। सबसे पहले नंबर पर हमारा आया टेस्टिस, यानी कि वृषण। वृषण मेन भाग है, ग्रंथि की तरह भी काम करता है, अंग की तरह भी काम करता है, यहीं पे स्पर्म बनता है। हमारे पास 2 टेस्टिस होती है, 2 वृषण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि यह एक थैली में बंद होता है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। ठीक, जब स्पर्म यहाँ पर बन जाता है तो वास डिफरेंस के माध्यम से यह ऊपर पहुंचता है, सेमिनल वेसिकल में पहुंचता है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्रंथि, ये सभी मिलकर के सीमेन यानी कि वीर्य यहाँ पर बनाती है, जिसके बाद जो स्पर्म होता है वो बिल्कुल परिपक्व हो जाता है काम करने के लिए। ये पूरा समय जो होता है इसको लगते हैं 64 डेज। ठीक है, 64 डेज में ये बिल्कुल बन करके तैयार हो जाता है। और फिर उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखोगे यूरेथ्रा के माध्यम से यानी कि इजेक्यूलेशन के माध्यम से स्पर्म को बाहर निकाल दिया जाता है। बस खत्म बात। ठीक है, क्लियर है? चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब हम किसी भी स्पर्म को देखते हैं तो स्पर्म किस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जब आप स्पर्म को देखोगे तो स्पर्म के कितने भाग यहाँ पर होते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ पर? क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो जब आप यहाँ पर किसी भी स्पर्म को देखते हो तो स्पर्म के हम 3 भाग बना करके यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या बनते हैं यहाँ पर? 3 भाग बना करके हम इसे यहाँ पर पढ़ते हैं। बड़ा वाला जो भाग हमें यहाँ पर दिखाई देता है इसे हम सभी कहते हैं सिर वाला भाग, हेड वाला भाग। बीच में जो भाग हमें यहाँ पर दिखाई देता है ये वाला, इसको हम कहते हैं मिडिल पीस यानी कि मध्य वाला भाग। और सबसे लास्ट की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे लास्ट में एक पूंछ जैसी संरचना आपको दिखाई देती है, जिसको पूंछ, टेल, फ्लैजिला, कशाभिक, फ्लैजिलम, ऐसे अलग अलग नामों से इसको यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब हम स्पर्म को देखते हैं तो स्पर्म को हम सभी 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर इसके सिर वाले भाग से। ठीक है, इसके सिर वाले भाग से। तो जैसे अगर कोई एक नॉर्मल कोशिका होती है ना, बिल्कुल वैसे ही यह एक नॉर्मल कोशिका है। यह क्या है यहाँ पर? बिल्कुल एक नॉर्मल कोशिका है, जैसे हर कोई कोशिका होती है। ठीक है, तो कोशिका में एक न्यूक्लियस भी होगा, एक केंद्रक भी होगा, बिल्कुल होगा। तो शुक्राणु के पास भी एक केंद्रक होगा। ठीक है, और शुक्राणु के पास जो केंद्रक होता है वो कहाँ पर पाया जा रहा है? इस तरह से सिर यानी कि हेड वाले हिस्से में यहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है, ओके बच्चों, आगे नेक्स्ट जो आता है वो है इंपॉर्टेंट, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो जब आप किसी भी शुक्राणु को देखते हो तो शुक्राणु के सबसे आगे की तरफ आपको एक भाग दिखाई देता है जिसको हम सभी किस नाम से यहाँ पर जानते हैं? एक्रोसोम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? एक्रोसोम के नाम से हम सभी इसे यहाँ पर जानते हैं। और ये जो एक्रोसोम होता है ना, इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ होता है। अब आप कहोगे मैम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का क्या मतलब होता है? तो देखो बच्चों, जैसे मान लो मेरे पास एक यहाँ पर दीवार है, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूं?
मैं यहाँ पर एक ड्रिल करना चाहती हूँ। क्या करना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर? एक ड्रिल करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप यह देखें कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक ओवम है, यानी कि एक हमारे पास यहाँ पर अंडा है, और जब इसके पास शुक्राणु यहाँ पर पहुंचता है तो शुक्राणु यहाँ पर क्या करेगा? भेदन करेगा। यहाँ पर क्या करेगा? एक ड्रिल करेगा, पेनिट्रेशन करेगा, यानी कि एक छेद यहाँ पर बनाएगा। क्यों बनाएगा? ताकि इसका जो शुक्राणु का न्यूक्लियस होता है वह अंदर यहाँ पर जा सके, वो अंदर यहाँ पर जा सके। इस बात को आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप एक्रोसोम के बारे में बात करते हैं तो एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, और यह जो एंजाइम होता है यह क्या काम करेगा? यह भेदन का काम करता है। यह क्या काम करता है? पेनिट्रेशन का काम ये यहाँ पर करता है। तो जैसे मान लो कि ये क्या है? आपका अंडा है, डिंब है, ये शुक्राणु है। ठीक है, शुक्राणु में ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? एक्रोसोम वाला भाग है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर छेद कर रहा है, छिद्र कर रहा है, ताकि इसका जो न्यूक्लियस है वो अंदर क्या कर सके? यहाँ पर एंट्री कर सके। क्या कर सके? एंट्री यहाँ पर कर सके। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ पर? अच्छा, एक बात और मैं बताती हूँ, निषेचन का यह मतलब नहीं है कि कोई अंडा और कोई स्पर्म मिल गए। निषेचन का क्या मतलब है कि जो शुक्राणु का केंद्रक है और किसी डिंब, किसी एग का जो केंद्रक है, उन दोनों में मिलन होना चाहिए, उन दोनों को यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को समझो। अब यहाँ पर बात आती है कि मैम क्या सिर्फ एक ही शुक्राणु यहाँ पर जाएगा अंडे के पास? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे शुक्राणु यहाँ पर जाएंगे, बहुत सारे शुक्राणु यहाँ पर इसको भेदने के लिए जाएंगे। तो कुछ तो फॉलोपियन ट्यूब में ही मर जाएंगे, कुछ गर्भाशय में ही मर जाएंगे, कुछ वजाइना में ही मर जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो अंडे तक यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन जब अंडे तक पहुंचेंगे तो जिसने पहले पेनिट्रेट कर दिया, जिसने पहले यहाँ पर अंदर एंट्री कर ली, जीत उसी की ही होगी। आप सभी ने 3 इडियट्स देखी है? सभी बच्चे ने 3 इडियट्स देखी है? देखिए 3 इडियट्स आप सभी ने देखिए बच्चों? देखिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं कि 3 इडियट्स में क्या दिखाया है कि सबसे पहले जो स्पर्म की रेस दिखाई है, ठीक है, स्पर्म की रेस दिखाई है, वहां पर भी कंपटीशन चल रहा है, वहां पर भी कंपटीशन चल रहा है। जो स्पर्म पहले पहुंच के अंदर निषेचन कर लेगा, अंदर फर्टिलाइजेशन कर लेगा, जीत उसी की होगी। ठीक है, तो तुम सभी जीत करके ही आए हो। ठीक है, तो तुम सभी अगर यहाँ पर आज हो इस धरती लोक पे, इसका यह मतलब है कि तुमने वहां पर भी जीता था, तो इसीलिए तुम लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो। तो तुम लोगों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस जंग को भी जीतना है। ठीक है, तो जब शुक्राणु के रूप में थे तो भी जंग जीती थी ना। ठीक है, तो इसका यह मतलब है कि जिसने पहले यहाँ पर भेदन कर लिया, जिसने पहले यहाँ पर भेदन कर लिया, उसी की जीत है। क्योंकि जैसे ही यह भेदन होगा उसके बाद एक रसायन निकालेगा, ये कुछ केमिकल्स यह निकालेगा, जिसके नाम पर आप सभी देखेंगे कि जो बाकी के शुक्राणु होंगे वह इनएक्टिव हो जाएंगे, बाकी के जो शुक्राणु होंगे वह कैसे हो जाएंगे? यहाँ पर मर जाएंगे। ठीक है, और फिर जीत इसकी हो जाएगी। आई बात समझ यहाँ तक? तो कंपटीशन किस लेवल से चल रहा है, समझ आ रहा है? तो इसीलिए जब हम पैदा हो गए, जब हम इतने सक्षम हैं कि बहुत कुछ कर सकते हैं, तो फिर हार किस बात का मानना? जब वहां पर हम कंपटीशन जीत करके पैदा हो गए, ठीक है, हमें कोई रोक नहीं सका, तो फिर डिफेंस क्या है, ये भी कर लेंगे। क्या समझे बच्चों? अच्छा, एक बच्चे ने पूछा था कि शादी के बाद अगर ब्लड ना निकले तो क्या करें? अरे भाई मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये ना बहुत ज्यादा चीजों को दिखाते हैं कि कोई वर्जिन है या नहीं है ना। ये इन सब चीजों के चक्करों में मत पड़ो बेटा, लड़की अच्छी मिलनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि आजकल लड़कियां जिम्नास्टिक करती हैं, योगा करती हैं, साइकिलिंग करती हैं, बहुत भारी सामान भी उठाती हैं, तो ऐसा होता है कि हाइमन जो लेयर होती है वो ऑलरेडी कई बार रप्चर हो जाती है कई बार। तो ऐसा नहीं है कि वर्जिन से ही शादी करेंगे और इससे शादी नहीं करेंगे और उससे शादी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी क्यों ला रहे हो? अभी तो तुम इतने छोटे बच्चे हो, शादी की क्यों सोच रहे हो? पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है,
पढ़ाई पे फोकस करो। ये सब चीजें कहाँ तुम्हारे दिमाग में आ रही है, शादी और ये सब चीजें। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब कुछ और भी इंटरेस्टिंग बात हम यहाँ पर सुनेंगे और समझेंगे। ठीक, अगर नॉर्मली आप यहाँ पर देखें, अगर, हाँ ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर नॉर्मली हम सभी यहाँ पर यह देखें कि 1 स्पर्म टू फर्टिलाइज अ वुमेन्स एग, नॉर्मली तौर पर अगर आप देखो तो यह देखा गया है औसतन कि एक एग को, यानी कि एक डिंब को केवल एक ही शुक्राणु यहाँ पर फर्टिलाइज करता है। एक बार में एक ही जो शुक्राणु होता है वह इसे यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर, अरे बच्चों रुक जाओ। देखो बेटा मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं जो मेरे मन में आया मुझे बोल देना चाहिए, क्योंकि काफी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं उस बारे में। अब वही वाली बात है कि इसको लेकर के हो सकता है कि कुछ लोग फिर अटैक करें मेरे ऊपर, पर मैं बोल देती हूँ। बच्चा मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये जो वर्जिनिटी जो चीज होती है ना, ये सब चीजें जो होती है समाज की बनाई हुई हैं। इसमें पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये सब सोचने की एज अभी आपकी नहीं है। जब आप शादी करेंगे उस टाइम पे आप सोचना, अभी ये सब चीजें आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरे नंबर पर, हमेशा लड़कियां ही क्यों आपको वर्जिन चाहिए? अगर आप में दम है तो आप भी वर्जिन रहिए। ठीक है। दूसरे नंबर पर कि ये सब चीजें ना मायने नहीं रखती। जिस दिन आपको वर्दी मिलेगी ना, जिस दिन आप देश की सेवा करोगे ना, उस दिन ये सब चीजें बहुत पीछे छूट जाएंगी। ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारे लिए सब बराबर है, इंसानियत सबसे बड़ी है और देशभक्ति सबसे बड़ी है। और देशभक्ति में भी सबसे पहले क्या कैसे कर सकते हो आप? अगर डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप पढ़ाई पे से प्यार करो, पढ़ाई से शादी करो, पढ़ाई पे ही इतने रम जाओ कि अगर कोई रात को आपको उठा करके भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाए तो आपको वह क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि अभी अपनी पढ़ाई से शादी करो, अपनी पढ़ाई से प्यार करो, क्योंकि बेटा पढ़ाई आपको ऐसी जगह लेकर के जाती है ना जहां पर कोई नहीं लेके जाता। सोना कमा लोगे, पता नहीं क्या क्या चीजें तुम कमा लोगे, सब कुछ चोरी हो सकता है, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज होती है जिसको कोई भी चोरी नहीं कर सकता। शिक्षा ही ऐसी चीज है जो हमें रोजगार देता है, हमें 2 टाइम की रोटी देता है और समाज में इज्जत देता है। उसके बाद आती है शादी। ठीक है। तो पहले यहाँ पर सभी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान रखेंगे। ये बात सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, ये बात लड़कियों के लिए भी है। बेटा जब तक तुम्हारे हाथ में 4 पैसे कमाने की और इज्जत से जीने की चीजें ना हो तब तक शादी नहीं करना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है। ओके। अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। हो गई शादी पढ़ाई से। ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, केवल एक ही शुक्राणु महिला के डिंब को निषेचित करता है। अगर आप नॉर्मल तौर पर देखें तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि केवल एक ही शुक्राणु महिला के डिंब को यहाँ पर क्या करेगा? तो आंसर यहाँ पर करना है ठीक है सिंचन, तो डिंब को यहाँ पर क्या कर रहा है? निषेचित यहाँ पर कर रहा है। ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है कि मैम हम आपके ज्ञान को चोरी कर रहे हैं। बेटा ज्ञान ऐसी चीज है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कि औसतन एक बार में शरीर से लगभग 100 मिलियंस के आसपास शुक्राणु यहाँ पर निकलते हैं। तो अगर शुक्राणु के निकलने की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक बार में कितने शुक्राणु यहाँ पर निकलेंगे? लगभग 100 मिलियन स्पर्म्स आपके निकलते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जब कभी भी इंटरकोर्स होता है, यानी जब कभी भी संभोग की प्रक्रिया यहाँ पर होती है और जो शुक्राणु होता है वह किसी स्त्री शरीर में यहाँ पर पहुंचता है, तो देखेंगे कि 4 से 5 दिन तक वह स्त्री के शरीर में यहाँ पर जीवित रहता है। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर कोई भी स्पर्म किसी भी स्त्री के शरीर में पहुंचता है तो कितने टाइम तक वह जीवित रह सकता है? तो आंसर करना है 4 से 5 दिन तक वह जीवित यहाँ पर रह सकता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन निषेचन कब तक कर सकता है? तो देखो दोनों चीज में अंतर है। एक होता है स्त्री के शरीर में रहना और एक होता है निषेचन करना।
तो निषेचन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि 48 से 72 आवर्स तक, यानी 48 घंटे से 72 घंटे तक एक स्पर्म में यह शक्ति होती है कि वह निषेचन कर दे, वह प्रेग्नेंट यहाँ पर कर दे, यह शक्ति उसके अंदर होती है। ठीक है, और आगे अगर हम यहाँ पर देखें कि रह कितनी दिनों तक रह सकता है, तो 4 से 5 दिनों तक वह रह सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में कि निषेचन कब तक कर सकता है, निषेचन कब तक कर सकता है, तो आंसर करना 48 से 72 आवर्स तक वह यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, बात समझ आ गई बच्चों, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ आ गया? ओके। अब एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है बच्चों कि आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारी दवाई यहाँ पर मिलती है। ठीक है, जैसे कि अनवांटेड 72। मान लो कि कभी इस तरह से किसी के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बन गया, ठीक है, वो अवेयर नहीं है इस बात के लिए और अब वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं, तो उस टाइम पर मार्केट में बहुत सारी अलग अलग तरह की दवाइयां मिलती हैं जिनका उपयोग किया जाता है कि भाई 72 घंटों के अंदर ही इसको खा लो या 48 घंटों के अंदर ही इसको खा लो, है ना। तो इस तरह की दवाइयां भी मार्केट में मिलती हैं। वह क्यों मिलती हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस तरह की कोई प्रक्रिया हो गई है मिस्टेकन, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन करने की जो क्षमता होती है किसी शुक्राणु की, वह कितनी होती है? 48 से 72 घंटे तक होती है। तो इसी के बीच में हमें वह दवाई खानी होती है। ठीक है, पर मैं सभी बच्चों को बता दूं बेटा कि बार बार इस दवाई का सेवन करना शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं आगे जा करके। तो पूरी जिंदगी में अगर 1 या 2 बार खाओ तो चल जाएगा, लेकिन अगर बार बार खा रहे हो तो बहुत दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। बेटा एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, आपकी जो एज है उस हिसाब से मैं आपकी बड़ी दीदी जैसी हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली चीज, इन सब चीजों में मत पड़ो, लेकिन अगर गलती से ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपके बड़े फ्रेंड हैं या फिर आपके कोई भी ऐसे मित्र हैं जो थोड़ी बड़ी एज के हैं, वहां पर जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम को जरूर बताओ। कभी ऐसा नहीं करना है कि चुपचाप जाकर के खुसुर फुसुर करके पता नहीं कुछ और ही कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अगर कुछ भी ऐसा हुआ है तो आप सभी किसी बड़े से ही संपर्क करेंगे, नहीं तो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के किसी अच्छे डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। और इसमें बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि भाई कहीं ये मेरे मम्मी पापा को बता दे तो मेरे साथ क्या होगा, है ना। आपका शरीर है, ठीक है, गलती आपसे हो गई, लेकिन उस चीज को आप जाके डॉक्टर से भी बोल सकते हैं कि मैम ऐसा ऐसा दिक्कत हो गया है या सर ऐसा ऐसा दिक्कत हो गया है, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, पर अभी हम क्या करें। पर ऐसा कुछ नहीं करना है बेटा जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो। ठीक है, ओके बच्चों, तो इस चीज को समझना। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, चलो तो आज ना इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पर इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्पर्म कैसे बनेगा और उसके साथ ही स्त्री जनन अंग की हम यहाँ पर बात करेंगे और फिर उसके बाद हम सभी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। और बच्चों जो भी मैंने आज की क्लास में बोला है ना, सभी बच्चे उस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं होती, जिंदगी बहुत बड़ी होती है, इसको अच्छे से जीना है। ठीक है, चलो तो कल की क्लास में, अच्छा कल तो है नहीं, ठीक है, और अब हम सभी यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है यंग इंडियन, अब हम सभी मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे को। ठीक है, आप सभी तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।